Nara Ravi Kumar, the President of DICI, Professor Limadri, Chairman of Higher Education Council, Professor Ghanta Chakrapani, the former Chairman of TSPSC, Mallapalli Rakshamaya, the Special Officer Buddhavan, Sri Romesh Kumar, former Secretary, TES, Kaki Madharao, former Chief Secretary, the Vice Chancellor of different universities, ladies and gentlemen, people from the press. श्री नारा रवि कुमार की सजेशन है कि मैं हिंदी में बोलूं ताकि ये सबको समझ में आए। तो ये यदि ठीक है तो मैं हिंदी में बोलूँगा, हिंदी बोल लेता हूँ मैं। एकेडमिक बातें जो है वो कम्युनिकेट करना हिंदी में मुश्किल होता है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके साथ हिंदी में बात करूँ। ये फंक्शन जो है ये जैसे बताया गया है कि ये थैंक गिविंग सेरेमनी है एक तरीके से फॉर द चीफ मिनिस्टर KC Chandrasekhar Rao Garu and his government for constructing such a, कहने की हिम्मत करूंगा कि ऐसा आदमी मिलना मुश्किल है। जितने मल्टीपल स्फीयर में इंडिया के जितने मल्टीपल स्फीयर में उन्होंने एक दान किया है, उससे पता चलता है कि वो कितने नेशनलिस्ट थे, उनका दिल भारत को मजबूत बनाने में कितना था, इससे आपको पता चल जाएगा। मैं एक बार इसके पहले प्रेसिडेंट को मिला तो बहुत सारी बातें हुई। उन्होंने कहते हुए मुझे कहा कि डॉक्टर थोरात, आप तो बहुत लिखते हो, लेकिन बाबा साहेब को सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर, दलितों का नेता या और एक दो कंट्रीब्यूशन के लिए माना जाता है, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन देश के विकास में बहुत ज़्यादा है। इसके ऊपर आप कुछ लिखो तो अच्छा रहेगा। मैंने बात उनकी सीरियस ली और उसके बाद जितना हो सके उतना मैंने बाबा साहेब के कंट्रीब्यूशन को इन द मल्टीपल स्फीयर समझने की कोशिश की। बहुत ही संक्षिप्त में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कितना रोल उनका है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर पॉलिटिकल सीन पे 1919 में आए। 1918 में वो इंग्लैंड से अपनी डिग्रियाँ इंग्लैंड से आए, जब वो DSc कर रहे थे, PhD कर रहे थे, और सिडनम कॉलेज में लेक्चरशिप ली। तो पहला कमीशन आया साउथ बेरो कमीशन, जो इंग्लैंड की तरफ से। ये एक प्रथा थी ब्रिटिश की, उन्होंने एग्री किया था ब्रिटिश ने कि हर 10 साल बाद वो जो ब्रिटिश इंडिया एक्ट है उसमें कुछ चेंजेस लाएंगे और उसके लिए वो ओपिनियन लेंगे लोगों का। तो 1919 में आए वो, 1910 के बाद। तो बाबा साहेब ने पहली बार उनको मेमोरेंडम दिया। जो पहला बाबा साहेब का मेमोरेंडम है 1919 का है, साउथ बेरो कमीशन को दिया। वो शुरुआत है कि उन्होंने दलितों के सवाल और इंडिया के बारे में सोचना शुरू किया था। उसके बाद 1929 में साइमन कमीशन आया, 10 साल के बाद, और ब्रिटिश की वो प्रैक्टिस थी। और 1919 में उनको साइमन कमीशन में उन्होंने मेमोरेंडम दिया। और उसके बाद 1929 के बाद फिर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बनी, जो रिफॉर्म करने थे ब्रिटिश इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। तो वो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई लंदन में, तो उसमें तीनों में बाबा साहेब पार्टिसिपेट हुए। और उसके बाद फाइनली बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन बनी ब्रिटिश इंडिया की, जिसको 1935 एक्ट कहते हैं। और 1935 एक्ट इतनी बड़ी कॉन्स्टिट्यूशन थी कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कहा था इंडिपेंडेंस मिलने के बाद
कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली सेटअप करके कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत आप उसमें जो मेजर चेंजेस वो थोड़े करिए, कॉन्स्टिट्यूशन बनी है। मेरा ख्याल है मैं जिक्र करूँ कि इस पे इतना बड़ा 5-6 वॉल्यूम का अकाउंट लिखा है। उनके भाई बैठे हुए प्रोफेसर बूसी, उनको भी उनका फेलिटेशन आप लोगों ने कभी करना चाहिए। वो कस्टम में थे, मेरा ख्याल है कमिश्नर बन के रिटायर हुए, और 5-6 वॉल्यूम का उन्होंने अम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में वो लिखा है। उन्होंने पढ़ाया मुझे मिलिंद कॉलेज ऑफ आर्ट्स में औरंगाबाद में, उससे पता चल जाता है उनका कंट्रीब्यूशन क्या है। लेकिन सवाल यह है कि 1919 से लेके बाबा साहेब जो है 1956 तक काम करते रहे। तो ये 1919 से लेके 56 का जो पीरियड है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पीरियड है, ये समझ लेना चाहिए। उसका महत्व ये है कि इस पीरियड में 1920 से समझ लीजिए 20 से लेके 56 तक का जो 35 ईयर का पीरियड है, इसमें हमें इंडिपेंडेंट मिला, इसमें हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई, इसमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, उसके आगे चलते आपको तेलंगाना मिला एक तरीके से। माइनॉरिटी का प्रश्न बहुत ज़बरदस्त चर्चा में था, जिसका फायदा ये असर ये हुआ कि पाकिस्तान बना। महिलाओं का सवाल डिस्कशन में था, तो हिंदू कोड बिल बनाया बाबा साहब ने। इसी पीरियड में हमने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्ट्रेटेजी बनाई और उसके लिए 5 ईयर प्लान का इंस्ट्रूमेंट बनाया। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स है, ये 1919 से लेके 1956 तक होते हैं, और ये सारे नेशनल इश्यूज हैं। इंडिपेंडेंस, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, reorganization of the state, position on minorities, position on women, and above all, the emergence of a very powerful Dalit movement under the leadership of Dr. Ambedkar from 1990 to 1956. इतने सारे इवेंट्स इस 35 ईयर में होते हैं, 20 से लेके 30, 40, 50। इस पीरियड का इम्पोर्टेंस यह है कि ये इवेंट ही नहीं है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो हमें समझ लेनी चाहिए और जो मेरा ख्याल आगे आई नहीं है, वो ये है कि हर एक इशू पे डॉक्टर अंबेडकर साहब का कंट्रीब्यूशन है। दलित के मूवमेंट को अलग से छोड़िए, मैं उसको टच नहीं करूंगा, मैं आखिरी में करूंगा उसको। लेकिन जो नेशनल इशू जिसमें हमने डिसीजन लिया, इंडिपेंडेंस मिला, कॉन्स्टिट्यूशन बनी, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट किया, माइनॉरिटीज़ पे हमने अपनी पोजीशन बनाई, महिलाओं के लिए किया, फिर डिप्रेस क्लास के लिए, हर एक इशू पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन है, वो दलित से रिलेटेड हो या नेशन से रिलेटेड हो। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की पॉलिसी बनी, इस पे हर एक पे उनका कंट्रीब्यूशन है, और ये सारे इशू नेशनल इशू थे। और जब वो पावर में थे तो डिसीजन लिया, पॉलिसी ली, जब पावर में नहीं थे तो लिखा। माइनॉरिटी का सवाल ले लीजिए, थॉट्स ऑन पाकिस्तान की किताब लिख डाली और कहा कि माइनॉरिटी का सवाल कैसे ये किया जाए। इन 5-6 इशू पे मैं आपके सामने बड़ा ब्रीफली बताऊंगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन क्या है और वो कैसे राष्ट्रीय पुरुष थे, और राष्ट्रीय पुरुष होने की वजह से ये जो सम्मान तेलंगाना ने दिया, मैं चीफ मिनिस्टर साहब को कहूँ कि ये बिल्कुल जस्टिफाइबल है और ये बिल्कुल सही है, आपने अच्छा काम किया। आप इंडिपेंडेंस का इशू ले लीजिए कि बाबा साहब की इंडिपेंडेंस के बारे में क्या पोजीशन थी, इसमें मुझे ज़्यादा जाना नहीं है क्योंकि समय नहीं है। जब पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए बाबा साहब, तो उन्होंने ओपनली डिक्लेयर किया वहाँ पे, मैं पढ़ के सुनाता हूँ क्योंकि बाबा साहब के ऊपर एलिगेशन किया जाता है, बहुत लोग हैं, सिरोही जैसी बुक है, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड, जिनकी स्कॉलरशिप बहुत इंफीरियर है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। वी फील दैट नोबडी कैन रिमूव आवर ग्रीवेंसेस एज वेल एज वी कैन। प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए थे इंग्लैंड के राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, पहली कॉन्फ्रेंस में, गांधी जी नहीं गए थे।
We cannot remove them unless we get political power in our own hand. No share of this political power can evidently come to us so long as the British government remain as it is. मुंह पे कह रहे हैं प्राइम मिनिस्टर के. It is only in the Swaraj constitution that we stand any chance of getting the political power into our own hands, without which we cannot bring salvation to our people. जब वो क्लियर किंग के सामने, प्राइम मिनिस्टर के सामने, क्योंकि किंग ने पहली कॉन्फ्रेंस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की इनॉग्रेट किया, उनके सामने कहा. जब वो वापस आए तो गांधी जी ने उनको बुलाया, तो गांधी जी ने कहा, जब बाबा साहब ने कहा कि गांधी जी आई डोंट हैव होम लैंड, तो गांधी जी ने कहा नहीं, यू हैव ए होम लैंड. और उन्होंने फिर एक शब्द कहा कि आई नो यू आर ए नेशनलिस्ट ऑफ स्टर्लिंग क्वालिटी, आई नो व्हाट यू आर सेड इन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस. तो ये तो उनकी इंडिपेंडेंट के बारे में पोजीशन थी. जो भाषण उन्होंने दिया उस वक्त, भाषण जो दिया उन्होंने उस वक्त, तो सयाजीराव गायकवाड़ वहाँ उस कॉन्फ्रेंस में थे, जिन्होंने उनको स्कॉलरशिप दे के अमेरिका में भेजा था. तो इतने ही फील सो प्राउड कि मैंने जिस स्टूडेंट को भेजा वो देखिए आज कितना डिफेंड कर रहा है अपने इसको. और क्या किया उन्होंने, सयाजीराव गायकवाड़ ने क्या किया? सयाजीराव गायकवाड़ ने अपने जहाँ जिस पैलेस में रहते थे, वो इंग्लैंड में जहाँ जगह रहते, वहाँ ये डिनर किया और सब प्रिंसेस को बुलाया. प्रिंस थे डिफरेंस इसके, और डॉक्टर अंबेडकर के बाबा साहब के ऑनर में, और अपने साथ बिठाया और कहा कि ये मेरा स्टूडेंट है जिसको मैंने पैसे दिए. तो ये जो इंडिपेंडेंट की पोजीशन थी बाबा साहब की क्लियर थी. एंड नाउ इंडिपेंडेंट वाज ए नेशनल इशू, इट वाज नॉट इशू ऑफ दलित अलोन, रिमेंबर वेल. तो ये पहली बात है. अब हम कॉन्स्टिट्यूशन पे आते हैं, तो उसमें हमें मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा लंबा समय है हुआ है कि 1919 से लेके 1950 तक लगातार कॉन्स्टिट्यूशन बनने के प्रयास चले हैं. हर 10 साल बाद ब्रिटिश एक्ट में चेंज होता था. तो 19 में भी हुआ, 20 में भी हुआ, 35 के एक्ट भी बना, फिर कॉन्स्टिट्यूशन भी बनी. मैं सिर्फ ब्रीफली इतना कह दूँ, ये समय नहीं बिल्कुल, लेकिन ब्रीफली कह दूँ आपको कि 19 से लेके 1950 तक जब तक कॉन्स्टिट्यूशन बनी, तब तक यदि बाबा साहेब अम्बेडकर का कंट्रीब्यूशन आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने सिर्फ दलितों के लिए सारे मेमोरेंडम में बात की नहीं, जरूर की है. दलितों के लिए रिजर्वेशन मांगा, जॉब में मांगा, लेजिस्लेशन में मांगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में मांगा. लेकिन जब मेमोरेंडम आप देखोगे साउथ बेरो कमीशन का, साइमन कमीशन का, या फाइनली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो श्रीनिवासन के साथ गए, तो जो मेमोरेंडम दिया उसमें उन्होंने जनरल बातें भी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कही. और उसमें से सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा जो समझ लेना चाहिए वो ये है कि उन्होंने कहा, पहले 1919 में वोट देने का अधिकार किसको था? जिसके पास जमीन थी, जो बिजनेसमैन था. क्राइटेरिया था, महिलाओं को अधिकार नहीं, दलितों को, गरीबों को अधिकार नहीं, इलिटरेट को अधिकार नहीं. एजुकेशन वाज द क्राइटेरिया फॉर राइट टू वोट. बाबा साहब ने कहा ये सारे क्राइटेरिया निकाल देने चाहिए. एडल्ट सरफेस हो, हर एक प्रौढ़ व्यक्ति को, जो 25 साल का हो या 20 साल का हो, उसको मतदान करने का अधिकार हो. दूसरी बात उन्होंने की वो ये की कि जो रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल असेंबली में या प्रोविंशियल असेंबली में जाते हैं, वो इलेक्शन के थ्रू जाए, नॉमिनेशन के थ्रू नहीं. पहले नॉमिनेशन के थ्रू होते थे. नॉमिनेशन का फायदा ये है कि सरकार जो चाहे अपना आदमी भेज सकता है, लेकिन उन्होंने कहा इलेक्शन हो. तो ये जनरल बातें थी कॉन्स्टिट्यूशन की जो बाबा साहब ने की. ये बाबा साहब का कॉन्ट्रीब्यूशन है. एडल्ट सरफेस मांगना, रिप्रेजेंटेशन मांगना. पढ़िए साउथ बेरो कमीशन का मेमोरेंडम जो है, वही बात उन्होंने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में की, जो मिली हमें 1935 में. जब आप कॉन्स्टिट्यूशन के और उनके कंट्रीब्यूशन देखोगे तो मेरा ख्याल है, समय नहीं है मुझे, लेकिन मैं इतना जरूर कहूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर 1935 के एक्ट में सेवरल कमिटीज के मेंबर थे. फेडरेशन कमेटी, फंडामेंटल राइट कमेटी, माइनॉरिटी कमेटी, और उन्होंने 35 एक्ट में कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कंट्रीब्यूशन किया. लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको मालूम है. एवरीबडी
describing as a framer of the constitution, everybody describing of the constitution, some describing as a modern Manu. तो इतना कंट्रीब्यूशन उनका है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो थैंक गिविंग सेरेमनी हुआ जैसा आज हो रहा है, उसमें जिन्होंने भाषण दिए उसमें हैं। लेकिन कुछ बातें उसके बारे में कहनी पड़ेगी जो बाबा साहब का कंट्रीब्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें रहा है कि एडल्ट सफ्रेज तो उन्होंने दिया ही है, लेकिन उन्होंने प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का कॉन्सेप्ट लाया, प्रोविंशियल सिविल सर्विस लाई, इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विस किया और फंडामेंटल राइट्स सबको मिले। नेशनल इंटीग्रेशन करने के लिए उन्होंने सेंटर को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाया। और राइट जो है डिफरेंट प्रिंसली स्टेट में डिफरेंस थे, प्रेसिडेंसी में डिफरेंस थे, एक यूनिफॉर्मिटी उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू लाई है जो बहुत लोगों को मालूम नहीं थी कैसे लाए। तो कॉमन फंडामेंटल राइट एंड कॉमन सिटीजन सर्विस राइट, कॉमन मिलिट्री, कॉमन जुडिशरी के बारे में लोगों को सब पता नहीं था। बाबा साहब को सवाल पूछा कि जुडिशरी कैसी होगी, तो उन्होंने कहा जुडिशरी फ्रॉम टॉप टू द बॉटम एक ही रहेगी और इंडिपेंडेंट रहेगी। और प्रोविंशियल स्टेट के जो है उसके अधिकार उन्होंने ये किए। कॉमन सिविल कोड के फेवर में थे वो, और अभी भी है, हुआ नहीं कॉमन सिविल कोड। तो ये सारा जो उन्होंने ये की इंटीग्रेशन कंट्री में लाया है, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन देखिए तो एक देश को बांधा है उन्होंने, एक सूत्र में बांधा है जो फ्रैगमेंटेड स्टेट था। मैं उसमें उनका रोल ज़्यादा समय आपको नहीं दूंगा, ये वक्त नहीं करूँगा। लेकिन ये हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का और इंडिपेंडेंस का। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का जब सवाल आया, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन दलितों का इशू नहीं था, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का सवाल आया तो सरकार ने कमेटी बनाई और उन्होंने कहा 1 लैंग्वेज 1 स्टेट। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपना समय निकाला और थॉट्स ऑन लिंग्विस्टिक स्टेट किताब लिखी और महाराष्ट्र के ऊपर लिखी, और उन्होंने भिन्न विचार दिए अपने। उन्होंने कहा यहाँ लैंग्वेज बेस होना चाहिए स्टेट का, लेकिन एक लैंग्वेज के एक ही स्टेट क्यों हो, बहुत सारे स्टेट भी हो सकते हैं। छोटे स्टेट बना, लोगों को पार्टिसिपेशन मिलेगा। अब तेलंगाना दलित आर एंजॉइंग देयर पार्टिसिपेशन बाय हैविंग ए स्मॉल स्टेट। एक्सपीरियंस हुआ, बाबा साहब ने जो कहा कि स्मॉल स्टेट हो तो सोशल माइनॉरिटीज को और रिलीजियस माइनॉरिटी को पार्टिसिपेशन और शेयर और पावर में बढ़ता है। और मैं देख रहा हूँ तेलंगाना में दलित जो वाइब्रेंटली पावर में जो शेयर कर रहा है, वो बाबा साहब के विचारों का एक फलित है। लेकिन बाबा साहब ने कहा कि भाई एक लैंग्वेज के बहुत सारे स्टेट हो, स्मॉल स्टेट हो, बहुत सारे नहीं 2-3 हो, वायबल हो, और ऐसी स्टेट बनाया जाए कि जिससे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी माइनॉरिटी में ना आ जाए। तो ये 4 क्राइटेरिया देके उन्होंने अपनी अलग से रिपोर्ट निकाली और उन्होंने मैप दे दिया और अपने स्टेट बनाए। उस वक्त और एक इशू आ गया जो कभी लोगों ने कहा नहीं, वो ये, और यहाँ कहना मेरा ख्याल ज़रूरी होगा कि जब ब्रिटिश ने इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है वो घटना बनाएगी इंडिपेंडेंट इंडिया की, लेकिन उन्होंने एक सवाल रेज किया वहाँ पे। वो ये कहा कि प्रिंसली स्टेट जो है 50 या 55 थी, प्रिंसली स्टेट जो है वो तय करे कि वो इंडिया का हिस्सा बने या नहीं। देखिए कितनी मेख मार दी ब्रिटिश ने। और हैदराबाद स्टेट ने तो कहा था कि हम तो इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, और भी स्टेट ने कहा। तब बाबा साहब ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया, एक रिपोर्ट लिखी और दी वो सरकार को, नेहरू जी को, और इसको, जिसका टाइटल है पैरामाउंसी एंड द क्लेम ऑफ इंडियन स्टेट टू बी इंडिपेंडेंट। ये वॉल्यूम 12 में है, पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और वहीं नहीं रुके तो उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया ने 18 जून 1947 में एक आर्टिकल लिखा, जिसमें ही लिखा उन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल नॉट रिकॉग्नाइज एनी प्रिंसली स्टेट एज ए सॉवरेन इंडिपेंडेंट। ये राष्ट्रीय क्वेश्चन है, किसी ने नहीं सोचा, अकेले डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सोचा और नेहरू को दिया, पटेल को दिया, जिसको राष्ट्रीयता का
राष्ट्र के प्रति प्रेम होता है, भाव होता है, इमोशन होता है कि देश ये टूट जाएगा नहीं, सब प्रिंसेस एक हिस्सा बने। और उन्होंने कहा कि ब्रिटिश की पोजीशन इलीगल है, लीगल पोजीशन दी डॉक्टर अम्बेडकर ने। इलीगल कैसे बताया उन्होंने कहा एक तरफ तो आप कहते हो कि इंडिपेंडेंट इंडिया का जो भवितव्य है वो सारा जो एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाएगी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, और दूसरी तरफ कहते हो कि प्रिंस जो है, प्रिंसली स्टेट जो है उनको अधिकार है इंडिया में आए ना आए। तो बाबा साहेब ने लिखा कि ये नहीं है, ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन अलग अपना विचार दिया जिसके बेसिस के ऊपर आज स्टेट बन रहे। तेलंगाना उसी के लॉजिक के बेसिस के ऊपर बना, उत्तराखंड में स्टेट बन गए, छत्तीसगढ़ बना। ये बाबा साहेब की स्कीम की वजह से ही है, बाबा साहेब का मैप है वहां पर। ये तो नेशनल इश्यू है। जो आदमी नेशनलिस्ट है, जिसको राष्ट्र के प्रति प्रेम है, वही वो कर सकता है, लिखता है अपना में इंटेलेक्चुअल में एनर्जी जो है वो अप्लाई करता है, वो किया उन्होंने। बाकी महिलाओं का इशू, जब हिंदू कोड, जब लॉ मिनिस्टर थे महिलाओं का हिंदू कोड बिल बनाया, क्या जरूरत थी हिंदू कोड बनाने की? नॉर्मल कोर्स में भी हो सकता था महिलाओं का। उन्होंने कहा नहीं, महिलाओं को जो अधिकार नहीं प्रॉपर्टी का, डाइवर्स करने का, रीमैरिज के ऊपर प्रॉब्लम है, तो उन्हें हिंदू कोड बिल बनाया और नेहरू जी ने वगैरह एक्सेप्ट किया। लेकिन जब हिंदू की तरफ से रेजिस्टेंस हुआ बहुत, तो कांग्रेस थोड़ी बैक ट्रैक पे आ गई। बाबा साहेब को समझा, और इतना उनका मन था, इतना वो महिलाओं के अधिकार के लिए बाध्य थे कि उन्होंने रिजाइन कर दिया। आपको मालूम है, दैट वाज वन ऑफ द रीजन।